हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो राज्य व्यवस्था है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी आज दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने इसमें करा दिया है। इसका जो पहले इसमें जो टॉपिक है ये है हमारा प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए इसका पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एल्गो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? ए 101वां संशोधन अधिनियम 2019, बी 100वां संशोधन अधिनियम 2019, सी 104वां संशोधन अधिनियम 2019, डी 107वां संशोधन अधिनियम 2019। सही आंसर है इसका सी 104वां संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में एल्गो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है? ए 101, बी 102, सी 103, डी 104। सही आंसर है इसका सी 103। भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 100% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य ने इसे लागू किया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? ए 147, बी 1951, सी 1953, डी 1957। सही आंसर है इसका बी 1951। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपबंध किए गए थे। ए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्ति प्रदान की गई। नंबर 2, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की आदि की व्यवस्था। नंबर 3, इस संशोधन द्वारा 90 अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 90 अनुसूची में रखा गया। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ए वित्त आयोग के गठन से, बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से, सी आपातकालीन उपबंध से, डी निर्वाचन आयोग के गठन से। सही आंसर है इसका बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। यह भाग 20 में दिया गया है। भारत में संविधान की शक्ति संसद को दी गई है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ए 93 संशोधन, बी 95 संशोधन, सी 97 संशोधन, डी 91 संशोधन। सही आंसर है इसका डी 91 संशोधन। 91 संशोधन संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्राविधिक किया गया कि केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जिन राज्य विधानसभाओं को सीटों की संख्या 40 से 40 से कम है, उनके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 12 से कम नहीं हो सकती। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, बी 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, सी 1993 का 74वां संविधान संशोधन, डी 1989 का 61वां संशोधन। सही आंसर है इसका डी 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों तथा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ए दल बदल से, बी आरक्षण से, सी निर्वाचन से, डी अल्पसंख्यकों से। सही आंसर है इसका ए दल बदल से। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य दल बदल करता है तो या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाए तो वह सदन का सदस्य होने के योग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? ए दूसरी, बी पांचवी, सी तीसरी, डी पांचवी। से आंसर है इसका बी प्रथम। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संविधान की प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अब हमारा अगला टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम या नेशनल सिंबल भी बोल सकते हैं सिंबल। इसका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ए 4:3, बी 6:5, सी 7:5, डी 3:2 या ई में से कोई नहीं। से आंसर है इसका 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, नीचे हरा रंग बराबर अनुपात में है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 समान दूरी पर तीलियां हैं, जो अशोक चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। भारतीय ध्वज सहित 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वर्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवलारी में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं, जिनमें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रवलारी का हिस्सा नहीं है? ए बाघ, बी बैल, सी हाथी, डी दौड़ता हुआ घोड़ा। सी आंसर है इसका ए बाघ। उत्तर प्रदेश के सारनाथ या वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली थी। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं, इनको धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे पट्टी में 4 पशु, जिनमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ए बैंगनी, बी मजेंटा, सी गहरा नीला, डी काला। सही आंसर है इसका सी गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की क्षेत्रीय पट्टी है। इस सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी। सफेद पट्टी के मध्य नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तिलियां हैं। यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। लंबाई चौड़ाई इसकी है, यहाँ से देखो उसको। इसकी जो विज्ञापना में पिंगली वेंकटे ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय विधानसभा की बैठक में बनाया गया राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में बनाया गया? ए सेब, बी आम, सी अंगूर, डी केला। सही आंसर है इसका बी। ये तो है। इसका आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका। इसको सभी फलों के राजा का बताया। राष्ट्रीय पशु है मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लेगा? ए गया स्थित बोध विहार से, बी कोलकाता स्थित संग्रहालय से, सी पटना स्थित संग्रहालय से, डी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। आंसर है इसका डी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीट किए हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राज्य के प्रतीक स्वीकार किया। हमारा अगला टॉपिक है शासकीय भाषा, यानी कि जितनी हमारी लैंग्वेज है, ऑफिशियली लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया? ए संथाली, बी डोगरी, सी मैथिली, डी बोडो। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि चारों को जोड़ा गया। 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया। वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? ए तमिल, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी तेलुगु। सी आंसर है इसका सी अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य के अधिकृत भाषा को सूचीबद्ध किया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद अधिकारित भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएं शामिल है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत,
सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोंगरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची को जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है? ए 8वीं, बी 6ठी, सी 10वीं, डी 9वीं। सही आंसर है इसका ए 8वीं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किस भाषा का सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था? ए बांग्ला, बी मराठी, सी तमिल, डी कन्नड़। सबसे पहले भाषा थी इसमें तमिल। सरकार द्वारा सबसे पहले प्रतिष्ठित भाषा का दर्जा तमिल भाषा को दिया। इसे 2004 में यह दर्जा हुआ। संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ भी 2008, मलयालम 2013 और ओडिशा 2000 इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के 8वीं सूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए, यानी कि उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में द्वारा शासित होता है? ए अनुच्छेद 342, बी अनुच्छेद 340, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 344। सही आंसर है इसका डी अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 द्वारा शासित है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को आयोग और संसद की समिति बनाने का अधिकार है, जो राजभाषा से संबंधित मामलों पर विचार करती है, जिसमें 8वीं अनुसूची को निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है? मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ए राजस्थानी, बी पंजाबी, सी बोडो, डी तमिल। सही आंसर है इसका ए राजस्थानी। राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं सूची में अंकित 22 भाषाएं ये। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है? ए त्रिपुरा, बी गोवा, सी हिमालय हिमाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ए त्रिपुरा की। कोकबोरोक भाषा पूर्वी भारत के प्रदेश त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। गोवा की प्रमुख भाषा कोंकणी है। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? ए अनुच्छेद 247 ए, बी अनुच्छेद 395, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 80। सही आंसर है इसका ए अनुच्छेद 347 ए। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 ए 1 या ए के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। 1955 में श्री बी.जी. खेरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया? ए अवधी, बी मैथिली, सी डोंगरी, डी ओडिशा। सही आंसर इसका ए। भारतीय संविधान की 8वीं सूची भाषा में संबंधित है। इस अनुच्छेद में मैथिली, डोगरी, ओडिशा सहित 22 भाषाओं को शामिल किया है, जबकि इसमें अवधी भाषा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया है? ए सिंधी, बी मणिपुरी, सी कोंकणी, डी नेपाली। सही आंसर है इसका ए सिंधी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में राजभाषा शामिल किया गया है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकण, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2013 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावित हुआ है, द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया जाता है? ए 2002, बी 2004, सी 2010, डी 2011। सही आंसर इसका बी 2004। इन भाषाओं को जो थी 8वीं सूची को 12वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। ये थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यह अधिनियम 2004 में प्रभावी हुआ। देखो इसमें चीज का ध्यान रखना, भारतीय संविधान की 8वीं 12वें संशोधन हुआ था 2003 में, लेकिन प्रभावी हुआ था 2004 में। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 247, 251, 347 से 351 का संबंध भारतीय गणराज्य की अधिकृत भाषाओं से है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी यानी या किसी भी अधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया गया? ए तेलुगु व लेप्चा, बी कोंकणी और अंग्रेजी, सी हिंदी व बंगाली, डी बंगाली व कोकबोरोक। सही आंसर है इसका डी बंगाली व कोकबोरोक। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1959 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी अधिकारिक प्रयोजन हेतु बंगाली और कोरबेक भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की अधिकारिक भाषा और प्रमुख
भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? ए करादाई से, बी तरविड़ से, सी आर्य से, डी मुंडा से। आंसर है इसका बी तरविड़ से। तमिलनाडु की अधिकृत का सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध द्रविड़ भाषा से है। दक्षिण भारत की जितनी भी भाषा है इनका संबंध द्रविड़ भाषा ही है। इस भाषा को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया। यदि एक बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाए तो उसे एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जहाँ जहाँ उस भाषा की पढ़ाई होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की अधिकृत भाषा राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? ए कन्नड़, बी बंगाली, सी तेलुगु, डी तमिल। सही आंसर है इसका डी तमिल। भारत की तमिल भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका में अधिकृत राजभाषा और भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। सिंगापुर में भी और श्रीलंका में। तमिल भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक है। पांचवी सबसे बड़ी भाषा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? ए 20, बी 21, सी 24, डी 22। सही आंसर है इसका 22। 8वीं अनुसूची है। प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषाओं की होती क्या कहते हैं शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? ए 12, बी 14, सी 13, डी 10। सही आंसर है इसका बी 14। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। इसका है आपातकाल व राष्ट्रीय शासन, यानी कि आपातकालीन और इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंस रूल। देखिए इसके प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए 370, बी 380, सी 326, डी 356। सही आंसर है इसका डी 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस स्थिति में राज्य का निर्णय सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को पेस्ट में पंजाब में लगाया गया था। 20 जून डेट रखना इसके बाद 20 जून 1951। अब इसमें किस अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद बाह्य व आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? ए अनुच्छेद 348, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 359, डी अनुच्छेद 358। यह में से कोई नहीं। आंसर सी अनुच्छेद 359। बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 लागू होता है, जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो राष्ट्रपति है उन सभी को निलंबित कर सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जबकि अनुच्छेद 358 केवल आपातकाल में लागू होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 315। से आंसर है इसका 352। इसके तहत ही आपातकाल की घोषणा का अधिकार है, जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियां पड़ जाती हैं। यदि कोई अगला प्रश्न है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां का राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए भारत का महान न्यायवादी, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का राष्ट्रपति, डी उस राज्य का राज्यपाल। से आंसर है इसका सी राज्य का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि वहां आपातकाल लगाई जाए या न लगाए। यदि राज्य संवैधानिक रूप से न चल सके तो राज्य में आपातकाल लागू किया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। से आंसर है इसका सी राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपात की घोषणा कब की गई थी? ए 1978, बी 1975, सी 1973, डी 1984। से आंसर है इसका ए बी 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंदर वेद कांडों के अनुसार वेद कांडों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ए 356, बी 309, सी 370, डी 372। से आंसर इसका ए 356। अगर राज्य में वो क्या हो जाता है संवैधानिक चीजें असफल हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ए अनुच्छेद 348, 148, बी अनुच्छेद 147,
सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 72। इसका आंसर इसका सी अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय स्थिति नियंत्रण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकाल अवधि कितने महीने तक लागू थी? ए 26, बी 15, सी 17, डी 21। सही आंसर है इसका डी 21। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषित किया। यह आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला। 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इस दौरान नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए तथा शासन की शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया? ए आई के गुजराल, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी ये अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी। सही आंसर है इसका डी इंदिरा गांधी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। 21 मार्च 1977 तक चला। इस दौरान लोकतांत्रिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए और केंद्र सरकार की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। इसका अगला टॉपिक है संघीय प्रणाली, संघ व राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंधी, फेडरेशन सिस्टम, यूनियन एंड स्टेट एरिया या यूनियन टेरिटोरियल सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में जाना जाता है? ए पशुधन, बी पशुपालन, सी साइबर कानून, डी व्यापार और वाणिज्य। सही आंसर इसका सी साइबर कानून। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची नामक 3 सूचियां दी गई है। जो विषय इन तीनों सूची में नहीं शामिल होते वे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में साइबर कानून एक अवशिष्ट विषय है जिस पर कानून बनने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? ए चुनाव सुधारों, बी केंद्र और राज्य संबंध, सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। सही आंसर है इसका बी केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया जिसे सरकारी आयोग कहा जाता है। इसके अन्य सदस्य थे बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? ए एक दलीय शासन, बी सैन्य शासन, सी राजधानी में पूर्ण शक्तियां, डी केंद्रीय व स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी केंद्रीय व स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। के संघीय राज्य की प्रमुख विशेषता केंद्र व राज्य के बीच मध्य शक्ति का बंटवारा है ताकि विवादों की स्थिति उत्पन्न हो। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था 7वीं अनुसूची के मध्य में की गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ए मौलिक कर्तव्य, बी संघ और उसका क्षेत्र, सी नागरिकता, डी मौलिक अधिकार। या आंसर है इसका बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसका क्षेत्र है जो एक देश और राज्य तथा संघ क्षेत्र से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्य का एक संघ है? ए अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। से आंसर इसका ए अनुच्छेद ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत तथा इंडिया दैट भारत राज्य का संघ होगा। भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों में पहली अनुसूची अनुविष्ट की गई। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं का नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है एक संघीय राज्य, बी अर्धसंघीय, सी एकात्मक, बी संघ राज्य। से आंसर है इसका डी संघ राज्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर किया है जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस सन को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र के उत्तराखंड नामक एक राज्य का अस्तित्व आया? ए 7 दिसंबर 1999, बी 9 नवंबर 2000,
सी 23 अक्टूबर 2000, डी 4 मार्च 2000। सही आंसर है इसका बी 9 नवंबर 2000। ये बना था 27वां राज्य बना था तथा इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था और झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ किया गया था? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1956। सही आंसर है इसका डी 1956। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता, अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पणिकर में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों में 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए 1956, बी 1972, सी 1975, डी 1947। सही आंसर है इसका बी 1972। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यपालिका कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यों के मुख्यमंत्री। सही आंसर है इसका डी राज्य के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री में शामिल नहीं होते। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? केवल संघ सूची में, बी केवल जिला सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी केवल राज्य सूची में। आंसर इसका ए केवल संघ सूची में। भारत के संविधान में कानून, सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाई को मान्यता संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन 7वीं अनुसूची में लिखित है। इस अनुसूची में 3 सूचियां कौन ले गए? ए संघ सूची, ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची, इस सूची में विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। इस पर बने कानून व केंद्र राज्य सरकार में विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा ही बनाए गए कानून मान्य होंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी परमाणु ऊर्जा, सी विदेश मामले, डी युद्ध और शांति। आंसर इसका ए युद्ध और शांति। परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले तथा युद्ध और शांति संघ सूची के विषय हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे हैं। इनमें 3 सूचियां हैं। सुसंघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अनुच्छेद 346 में इसका उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? ए मंडाल आयोग, बी विधि आयोग, सी शाह आयोग, डी पुंज आयोग। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सन 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारे ने की थी, इसलिए इसका नाम सरकारी आयोग रखा गया। श्री बी शिवरामन और डॉक्टर एस आर सेन इस आयोग के अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने सन 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग और मंडल गठन वर्ष संबंधित। मंडल आयोग वर्ष 1979 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु। आयोग वर्ष 1977 आपातकाल के दौरान की गई जातीय और सत्ता के दुरुपयोग की जांच। फिर है पुंज आयोग वर्ष 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ए पुलिस, बी कानून और व्यवस्था, सी जेल, डी दंड प्रक्रिया संहिता। सही आंसर इसका डी दंड प्रक्रिया संहिता। पुलिस, कानून व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची के विषय है। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया, जिनमें 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य व समवर्ती। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य व स्वच्छता किसमें शामिल है? ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका ए राज्य सूची। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य व स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों संघ, राज्य व समवर्ती सूची में किया गया। संविधान के लागू होने के समय
संघ सूची ने 97 राज्य सूची में 66 तथा समवर्ती सूची में 47 विषय प्रदान किए गए। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ए दमन दीव, बी लद्दाख, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी करवती है। यहाँ की 93% से अधिक आबादी यहाँ की मूल निवासी है। लक्षद्वीप में छोटे बड़े कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप समूह है। ए अमीन द्वीप द्वीप, 2 लेकरडाइव द्वीप, सी मिनिकॉय द्वीप। यहाँ के सभी छोटे द्वीप परवाल मूलक एटोला हैं, चारों तरफ से फ्रीजिंग द्वीप से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? ए लक्षद्वीप, बी पांडिचेरी, सी दमनदीप, डी चंडीगढ़। सही आंसर है इसका बी पांडिचेरी। लद्दाख, इसका क्षेत्रफल है 49,140 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ये क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है ये लद्दाख। जबकि दिए गए विकल्प में अनुसार पांडिचेरी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल। भारत में कुल 8 संघ प्रदेश हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार, दादर नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमनदीप को एक मिला लिया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश संख्या 8 हो गया था। वर्तमान में 8 केंद्र शासित तथा 8 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दमनदीप और डी पांडिचेरी। सही आंसर है इसका पांडिचेरी इस ऑप्शन में। लेकिन अगर वैसे ऑल ओवर की बात करें तो है लद्दाख। इसमें देखो कौन कौन से हैं, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमनदीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत संघ के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी गोवा। सही आंसर है इसका ए आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। 1952 में पोंटी श्री रामालू के आमरण अनशन से चलते मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात हुई हिंसा के कारण सरकार को 1953 में मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के रूप में एक नया राज्य बनाना पड़ा। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास निहित है? ए राज्य सरकारें, बी केंद्र सरकार, सी दोनों राज्य व केंद्र सरकारें, सी स्थानीय सरकार। से आंसर है इसका बी केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ए पुलिस, बी दंड प्रक्रिया और व्यवस्था कानून व्यवस्था, सी कारागार, डी दंड प्रक्रिया संहिता। सही आंसर है इसका डी दंड प्रक्रिया संहिता। यह समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस, कानून व्यवस्था और ये सारे हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस सन में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया? ए 1962, बी 1959, सी 1961, डी 1960। सही आंसर है इसका डी 1960। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया गया, मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र, गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1989, बी 1983, सी 2002, डी 1965। सही आंसर है इसका बी 1983। भारत सरकार ने जून 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकार की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों और सत्ता को संतुलन की समीक्षा करना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? ए केवल राज्य विधानमंडल, बी केवल संसद, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। सही आंसर है इसका बी केवल संसद। आपातकाल में संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। अनुच्छेद 350 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलता है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने पर निम्नलिखित में से क्या मान्य है? ए राज्य का कानून मान्य होगा, बी केंद्र का कानून मान्य होगा, सी दोनों के मान्य होंगे, डी राज्यपाल की अनुमति से राज्य का कानून मान्य होगा। सी आंसर है इसका बी केंद्र का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 355 का समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने पर संसद केंद्र द्वारा कानून बनाया गया कानूनी प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? ए चुनाव सुधारों से, बी केंद्र राज्य संबंध से, सी भारत में प्रेस स्वतंत्रता से, डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। सही आंसर इसका बी केंद्र और राज्य सरकार से।
1983 में गठित इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में केंद्र व राज्य संबंधों की समीक्षा करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव है। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। पहला प्रश्न है 1977 में फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत की कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए आर वेंकटरमन, बी जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, बी डी है बी डी जेटी या ई में कोई नहीं। आंसर है इसका डी बी डी जेटी। भारत के 5वें राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद 11 फरवरी 1970 के पद पर रहते निधन हो गया। उस समय उपराष्ट्रपति रहे बसपप्पा दानप्पा जत्ती यानी बी डी जत्ती ने फरुखुद्दीन अली के अहमद के तुरंत बाद कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है भारत के कौन राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति ए उपराष्ट्रपति कोई। आंसर इसका सी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति को परिभाषित करता है। उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सबसे उच्च संवैधानिक पद है। वह राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं और इसे संविधान के अनुच्छेद 64 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? ए अनुच्छेद 57, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 21 या ई में से कोई नहीं। आंसर है इसका बी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जो सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान रखते हैं लेकिन इसका प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी पद के रूप में पद पर धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे। ए अटॉर्नी जनरल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। यह होगा निम्नलिखित में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ए हिंदू कोड विधेयक, बी दहेज निषेध विधेयक, सी पीईपीएसयू विनियोग विधेयक, डी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो सही आंसर है इसका डी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक दिसंबर 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया रोक दिया गया। ज्ञानी जेल सिंह ने 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। सही आंसर है इसका बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत के कार्यवाही राष्ट्रपति नहीं थे? ए वी गिरी, बी जाकिर हुसैन, सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, डी बी डी जती। से आंसर इसका ए डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कार्यवाही राष्ट्रपति नहीं रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिमान थे प्रथम। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे वी गिरी भी, न्यायमूर्ति मोहम्मद शहदुल्ला और बी डी जती। कब रही है? वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। भारत के छोटे राष्ट्रपति बने जिन्होंने कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1969 तक था। न्यायमूर्ति महमूद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर है बी डी जेटी राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली के निधन के बाद इन्होंने 11 फरवरी 1970 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाही राष्ट्रपति पद पर रहे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। आंसर है इसका उपराष्ट्रपति को।
यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अपने पद का त्याग पत्र करना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे को सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य के मुख्यमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। सही आंसर है इसका बी भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड के मामले में संवैधानिक अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के न्यायाधीश। सही आंसर है इसका बी राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति की स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को समाप्त कर सकता है, क्या कम कर सकता है तथा स्थगन कर सकता है। जब राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, नील संजय रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ए 5वें, बी 6ठे, सी 7वें, डी 8वें। सही आंसर है इसका बी 6ठे। नीलव संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1985 तक। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलो बिना सजा की मात्रा को कम करना किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ए मोहलत, बी दंड विराम, सी समाधान, डी विनियमन। सही आंसर है इसका सी समाधान। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या समाधान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार रिमिनेशन कहते हैं, जो राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया, उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदला जाता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति समाधान की शक्ति निम्न है: ए समा, बी सेकंड लघुकरण, डी परिहार, 3 परिहार, 4 एस में विराम, 5 एस में प्रलोभन। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्र किस नंबर के राष्ट्रपति थे? ए 16वें, बी 14वें, सी 12वें, डी 11वें। सही आंसर है इसका बी 12वें 14वें। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। यह भारत की प्रथम आदिवासी एवं देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और ऑल ओवर ये 15वीं राष्ट्रपति है। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 116। सही आंसर है इसका सी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 10 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही आंसर है इसका सी 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, 3 राज्यसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमण पद्धति से चुनाव गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुने जाते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में कोई आंसर इसका ए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसके द्वारा। इसमें देखो संविधान के अनुच्छेद 35 राष्ट्रपति के लिए, 66 अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के लिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व है। एकल संक्रमण प्रणाली से तात्पर्य यह है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता पर दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोधी निर्वाचित हुआ था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी के आर नारायण, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। से आंसर है इसका सी नीलम संजीव रेड्डी। यह एक निर्विरोधी राष्ट्रपति चुना गया था। इसका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। यह भारत के छठे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। से आंसर इसका ए वीवी गिरी। वीवी गिरी डब्लिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए तब वे डी वेलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोह के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फिन आंदोलन से जुट गए। इस कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा तथा आयरलैंड में निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्रता भारत में वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने तथा तीसरे उपराष्ट्रपति भी। उन्होंने वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? ए राज्यसभा, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। से आंसर है इसका ए राज्यसभा। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे, पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाना, तो लोकसभा से सरकार लेगी तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने से पूर्व अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व देनी होती है या दी गई होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को चुनाव होता है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 74। सही आंसर है इसका सी अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर जगदीश सेन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वीवी गिरी, डी श्री बीडी जति। ए बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बी महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। डी राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चला जाता है। सही आंसर है इसका डी, यही गलत है। अब इसका देखो डिटेल। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर उस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर तथा सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। यह प्रथम जनजातीय या आदिवासी महिला है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 121, सी अनुच्छेद 125, डी अनुच्छेद 127। सही आंसर है इसका ए अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 123 में यह उपबंधित किया गया कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में है तो तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो वह ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति विधानमंडल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह अनुच्छेद 123 है और इसका राज्यपाल का है 213। अब हमारा अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? ए मोरारजी देसाई, बी देवीलाल, सी वीपी सिंह, डी लाल कृष्ण। सही आंसर है इसका सी वीपी सिंह। भारत के प्रधानमंत्री थे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राय, बलवंत राय चौहान, चौधरी देवीलाल सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, इन्होंने सबने
उप प्रधानमंत्री का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ए लोकसभा की कुल संख्या का 15%, बी लोकसभा की कुल जनसंख्या का 10%, सी लोकसभा की कुल जनसंख्या का 5%, डी लोकसभा की कुल जनसंख्या का 20%। से आंसर का ए लोकसभा की कुल जनसंख्या का 15%। 94वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संविधान संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया गया। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% है, से अधिक नहीं होगी, किंतु जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40 या से कम है वहाँ अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या 12 होगी। अगला प्रश्न है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। ए राजीव गांधी, बी वीपी गिरी, सी चौधरी चरण सिंह, डी चंद्रशेखर। से आंसर है वीपी सिंह। इसका नाम है विश्व प्रताप सिंह, पूरा नाम। विश्व प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कार्यकाल था 2 दिसंबर से 2/12/1989 से लेकर 10/11/1990 तक। यह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में यह घोषणा की थी कि वह संसद में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहलाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ए अनुच्छेद 81(1), बी अनुच्छेद 59(1), सी अनुच्छेद 75(1), डी अनुच्छेद 80(1). तो आंसर है इसका सी, भारतीय संविधान अनुच्छेद 375(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अनुच्छेद 75(1) या के अनुसार मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ए विपक्ष का नेता, बी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, सी भारत का नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक, डी भारत का महान्यायवादी। से आंसर इसका ए विपक्ष का नेता। कैबिनेट स्तर पर पद विपक्ष के नेता का होता है, जबकि भारत के महान्यायवादी को कैबिनेट में जांच का अधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो वित्तीय या रिजर्व बैंक से संबंधित है, सीएजी आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया गया है? ए युद्ध की घोषणा करना, बी राज्य विधानमंडलों का पर्यवेक्षण करना, सी न्यायिक समीक्षा, डी नीतियां बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना। से आंसर इसका डी नीतियां बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य नीति बनाना तथा राष्ट्रपति को सलाह देना होता है। यह वास्तविक कार्यपालिका रूप में शासन चलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिस पर भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए? ए व्यक्तिगत क्षमता व योग्यता, बी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, सी भौगोलिक प्रतिनिधित्व, डी विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। से आंसर है इसका डी विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत क्षमता, क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व देखते हैं, लेकिन विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व कोई आवश्यक कारक नहीं होता। अगला प्रश्न है, 51वें संशोधन अधिनियम के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए लोकसभा सदस्यों का 10%, बी लोकसभा सदस्यों का 15%, सी लोकसभा सदस्यों का 20%, डी लोकसभा सदस्यों का 12%। सी आंसर है इसका बी लोकसभा सदस्यों का 15%। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद को किस प्राधिकरण को सहायता देने का आदेश दिया गया? ए भारत के राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय, डी भारत के प्रधानमंत्री। से आंसर इसका ए भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है? ए राज्य मंत्री, बी संसदीय सचिव, सी कैबिनेट मंत्री, डी उप मंत्री। से आंसर है इसका सी कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के बाद सबसे उच्च पद कैबिनेट मंत्री का होता है। ये मुख्य निर्णय लेने वाली परिषद का हिस्सा होते हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत
केंद्रीय मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत का राष्ट्रपति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है इसका सी भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्राय क्या सौंपा जाता है? ए उनके सौंपे गए विभागों में केंद्रीय मंत्रियों के बराबर दर्जा प्राप्त होता है, बी कैबिनेट विभागों पर प्राधिकार प्राप्त होता है, सी किसी भी विभाग में कोई कार्यकारी जिम्मेदारी प्राप्त नहीं होती है, डी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। सही आंसर इसका डी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। राज्य मंत्री आमतौर पर कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, उन्हें स्वतंत्र निर्णय की कार्य की शक्ति नहीं होती है, यानी कि अपनी तरफ से स्वतंत्र नहीं होते निर्णय लेने के, वे विभाग में सहायता भूमिका निभाते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का आंतरिक मंत्रिमंडल उनके कार्य में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया? ए नरेंद्र मोदी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी। सही आंसर है इसका डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय आंतरिक मंत्रिमंडल बहुत शक्तिशाली बना, कुछ निर्णय कुछ प्रमुख मंत्रियों के छोटे समूह द्वारा लिए गए, जिससे सत्ता केंद्रीकृत हो गई। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय वित्त मंत्री, सी केंद्रीय रक्षा मंत्री, डी केंद्रीय गृह मंत्री। सही आंसर है इसका सी केंद्रीय रक्षा मंत्री। संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष सामान्यतः केंद्रीय रक्षा मंत्री होता है, जो संसद से जुड़े कार्यों और समन्वय को देखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मोरारजी देसाई। सही आंसर है इसका सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्र प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के एकीकरण और रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है? ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, बी मंत्रियों का हटाना, सी मंत्रिपरिषद का गठन, डी संसद को भंग करने एवं अनुशंसा करने की शक्ति। सही आंसर है इसका ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इनकी जो नियुक्ति करती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनमें कॉलेजियम की सिफारिश होती है और इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री का सीधा कार्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? ए अनुच्छेद 75(3), बी अनुच्छेद 80(4), सी अनुच्छेद 75(a), डी अनुच्छेद 75(2). सही आंसर है इसका ये है हमारा आंसर ए अनुच्छेद 375। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यदि लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पारित करे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद या भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। सही आंसर है इसका डी प्रधानमंत्री। भारत में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, सभी मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं और वहीं सरकार की नीतियों का निर्णय का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है? ए रक्षा मंत्री, बी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट मंत्री समिति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। सही आंसर है इसका ए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़े सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं और संसद के प्रति सीधी जवाबदारी रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता? ए मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, बी राज्य मंत्री, सी स्थानीय सरकार के मंत्री, डी उप मंत्री। सही आंसर इसका सी स्थानीय के सरकार के मंत्री। केंद्र की मंत्रिपरिषद में केवल केंद्र स्तर के मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं, स्थानीय सरकार के इसमें मंत्री इसमें शामिल नहीं होते। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन सत्ता का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? ए संसद के सदस्यों, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी मंत्रिपरिषद। सही आंसर है इसका डी मंत्रिपरिषद। भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नामांकन के प्रमुख होते हैं, वे अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर इसका ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में
मंत्रिपरिषद की बैठक का संचालन हुआ और उन्होंने सरकार के प्रारंभिक निर्णय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक पदासीन रहने वाले प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 27 मई 1964 तक उन्होंने लगभग 17 वर्षों तक 16 साल 286 दिन तक देश की सेवा की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह, डी गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर है इसका डी गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद उन्होंने अस्थायी रूप से मंत्रिप्रदेश का नेतृत्व भी संभाला। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ में नियुक्त प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी पहली अनुसूची। सही आंसर है इसका सी तीसरी अनुसूची। भारत में केंद्रीय मंत्रियों के लिए पद गोपनीयता की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया। तीसरी अनुसूची मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों, सांसदों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षकों के लिए शपथ के प्रारूप का वर्णन है। अगला प्रश्न, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अवधि लगभग कितनी दिन थी? ए 2 दिन, बी 2 सप्ताह हफ्ते, सी 2 महीने, डी 2 साल। सही आंसर है इसका बी 2 सप्ताह। इन्होंने कब तक किया था उन्होंने शासन? 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक वे 2 हफ्ते के 13 दिन तक राष्ट्रपति बने थे। ये क्रम दूसरी तीसरी बार थे 19 मार्च 98 से 13 अक्टूबर 1999 तक, 13 अक्टूबर 1999 से 25 मई 2004 तक ये इन्होंने पूर्ण किया था अपना कार्यकाल। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनके जन्म दिन को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर को। पोखरण में परमाणु परीक्षण का कारगिल विजय इनके कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। अगला टॉपिक हमारा संसद, राज्यसभा या लोकसभा। अगला प्रश्न देखिए इसका, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया नहीं जा सकता, बी इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, सी इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, डी इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका अनुच्छेद है 110। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं? ए संविधान में संशोधन करने का अनुमोदन करती है, बी गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदित करती है, धन विधेयक में संशोधन को सुझाव देती है, बी प्रस्ताव पर संकल्प प्रस्तुत करती है, डी है संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा संविधान में संशोधन के अनुमोदन में शामिल है। राज्यसभा गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन कर सकती है तथा धन विधेयक में संशोधन को सुझाव दे सकती है। राज्यसभा संकलन और प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। राज्यसभा भारतीय संसद का एक सदन होने के नाते संघीय संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अतः उपयुक्त सभी विकल्प राज्यसभा की शक्ति पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न, किस समिति संसद सदस्य के बीच आचार संहिता लागू करती है? ए अनुशासन समिति, बी विशेषाधिकार समिति, सी याचिका समिति, डी आचार समिति। सही आंसर इसका इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका डी आचार समिति। आचार समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती है। संसद आचार समिति संसद सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करती है, उनके कदाचार के मामले में जांच करती है और सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने व उसे बनाए रखने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? ए मंत्री का विधेयक, बी सरकारी विधेयक, सी निजी सदस्य का विधेयक, डी गैर धन विधेयक, ई उपयुक्त में से नहीं। सही आंसर इसका बी सरकारी विधेयक। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है क्योंकि यह विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और इसे सरकार की नीति और कार्रवाई को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 480, बी 530, सी 500, डी 450। ये कोई नहीं। सही आंसर इसका सी
किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम 60 से कम को प्रावधान है। अपवाद है कि स्वरूप, गोवा और मिजोरम में 40 था, सिक्किम विधानसभा में संख्या 32 है। इसके बावजूद भी गोवा और मिजोरम में 40 और सिक्किम में कितनी है? 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्रवाई के वास्तविक समय में बहुभाषीय अनुवाद को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम? ए भाषानेट, बी शिक्षावाणी, सी संसद वाहिनी, डी संसद भाषा हेतु, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका सी। भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्रवाई के वास्तविक समय में बहुभाषीय अनुवाद को संचालित करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम संसद भाषिनी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बहुभाषी समाधानों को बढ़ाना, संसदीय संचालन को सुव्यवस्थित करना और संसदीय बहस और अभिलेखों का विशाल अभिलेखागार तक पहुंच में सुधार करना। अगला प्रश्न है, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, अनुमतियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 105, डी अनुच्छेद 177। से आंसर इसका सी अनुच्छेद 105। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, अनुमतियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में निर्धारित है। अनुच्छेद 54 भारत राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 163 राज्य के राज्यपाल के कार्य में सहायता करने में मंत्रिपरिषद की भूमिका वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्य को विधान परिषद से अलग करती है? ए सदस्यों का नामांकन, बी अप्रत्यक्ष चुनाव, सी सदस्यता का कार्यकाल, डी महाभियोग की शक्तियां। सही आंसर है इसका डी महाभियोग की शक्तियां। महाभियोग की शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि राज्यों के विधान परिषद में महाभियोग की शक्तियां प्रदान नहीं। यह विशेषता राज्यसभा के राज्यों को विधानसभा से अलग करते हुए विकल्प में दी गई अन्य विशेषता राज्यसभा तथा विधान परिषद दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए विधानमंडल, बी जनता, सी न्यायपालिका। आंसर इसका ए विधानमंडल। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ कार्यपालिका अध्यक्ष शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर इसका डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को होती है। वह सत्र को कुछ समय के लिए या कुछ घंटे के या सप्ताह या निश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सदन का सत्रभाषण और आहूत करता है। अच्छा, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? ए सरकार की आलोचना करना, बी शासन करना, सी कानून बनाना, डी एक कार्य करना। सही आंसर है इसका सी कानून बनाना। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 145 में कहा गया कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासन प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी राष्ट्र संसद। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने का स्थापित किया गया? ए विभागीय उपक्रम, बी वैधानिक निगम, सी एकल स्वामित्व, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी वैधानिक निगम। वैधानिक नियम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। सही आंसर है इसका 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(2) के अनुसार संसद में सदन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। वहीं भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अन्य योग्यताएं जैसे वह पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो तथा संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। आंसर है इसका बी स्पीकर।
लोकसभा मतदान के समय बराबर होने की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार है अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर आयोग को संबंधी का निर्माण प्रश्नों का निर्माण करता है। ए लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर तथा भारतीय संसदीय समूह के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियम में परिवर्तन करती है? ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। अगला प्रश्न, भारत में संविधान संशोधन नहीं, इसका आंसर डी है। भारत में संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 366 की संसद प्रक्रिया के किसी भी एक सदन से आरंभ की जा सकती है, किंतु संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है। मतदान की दिशा में प्रत्येक सदन में उपस्थिति सदस्य की संख्या के 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को 10वीं अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। सही आंसर है इसका सी 1/3। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा है तथा लोकसभा निचली। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 में 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक सदस्य को 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष निर्वाचित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 31 वर्ष, डी 35 वर्ष। सही आंसर इसका बी 30 वर्ष। यह है अनुच्छेद 84 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की हो, कोई भी ऐसी योग्यता हो जो संसद द्वारा मांगी हुई वयस्क धारण करता हो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? ए या संसूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून मत या धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। बी या कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। बी सी या गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक के संशोधन का सुझाव देता है। डी या आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। सही आंसर इसका सी, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक के संशोधन का सुझाव देता है। भारतीय संसद का उच्च न्यायालय उच्च सदन भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के सामने शक्तियां प्रदान होती है तो कुछ मामलों में विशेष वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त। संविधान संशोधन विधेयक आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा के लोकसभा के बराबर शक्ति पर है, जबकि धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयक में संशोधन हेतु सुझाव देने तक ही राज्यसभा सीमित है। वहीं राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रहित करने तथा अखिल भारतीय सेवा में सृजन करने संबंधी प्रावधान के लिए राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। अगला प्रश्न, भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ए 16 अगस्त 1947, बी 27 जनवरी 1950, सी 13 मई 1952, डी 15 जून 1952। सही आंसर है इसका सी 13 मई 1952। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुकर मालकर, 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक थे। वर्तमान में भारत की 18वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष है ओम बिरला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संसद का कार्य नहीं? ए संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्य को भी नियुक्त करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बी संसद कुछ चुनावी कार्य करते हैं क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। सी संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। डी संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। डी संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, यह संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करते हैं। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? ए 23, बी 21, सी 25, डी 18।
सही मान है इसका C 25। 21 वर्ष होती है पंचायत और जो ग्राम पंचायत को चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यवाद की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल या 2 घंटे। सही आंसर है इसका बी 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वाधिक प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया है। संसदीय भाषा में इसका इस्तेमाल संचितवादी में इसका अर्थ प्रश्न काल के बाद की 1 घंटे की अवधि है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती। पहला प्रश्न, शून्यकाल का अर्थ। ए, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाई जाए। सी, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। डी, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया है। आंसर रखता बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाए गए। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों के बीच प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दोनों संसद कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह। से आंसर इसका ए 1 माह। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी गैर सरकारी विधेयक पेश करने की सूची अवधि 1 माह होती है, जबकि सदस्यों को सरकारी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल किया जाता है। यदि किसी मंत्री जी इतर संसद के सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो उसकी निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कौन कौन सी है वह? कोई परिवर्तन नहीं हुआ अब तक 1971 से। ए 544, बी 534, सी 556, डी 565। सही आंसर है इसका ए 544। इतनी है लोकसभा के 1971 में अब तक कोई चेंज नहीं हुआ। अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन अब 5 बता दिया क्योंकि 2 सीटों को हटा दिया गया है। जो एल्गोरिदम की थी इनको हटा दिया गया। 84 संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तथा यथासंभव रखने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सांसद की संख्या क्या है? 550, बी 500, 250, सी 552, डी 600। सही आंसर है इसकी 552। पहला प्रश्न, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व है? ए 39, बी 45, सी 109, डी 131। सही आंसर है इसका डी 131। इसमें है 84 सीटें SC अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। यह अनुच्छेद 330 में जो लोकसभा में आरक्षण है इनका। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 11, बी 9, सी 7, डी 5। सही आंसर है इसका 5। ठीक है। पहला प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी मालवीकर, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अंथनम अय्यंगर, डॉक्टर PV चेरियट। सही आंसर इसका ए जी मालवीकर। इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1956 तक। और वर्तमान के हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला 18वें। पहला प्रश्न, भारत में निगमित किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ए डॉक्टर G. ढिल्लन, बी श्रीमती मीरा कुमारी, डी डॉक्टर बलराम जाखड़, डी श्री हुकम सिंह। सही आंसर है इसका सी डॉक्टर बलराम जाखड़। इनका कार्यकाल था 22 जनवरी 1980 से लेकर 15 जनवरी 1985 तक तथा 16 जनवरी 1950 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं सीटें हैं? ए 64, बी 75, सी 80, डी 70। से आंसर है इसका सी 80 सीटें हैं लोकसभा की। अनुच्छेद के 80 में इसका उल्लेख है। अगला प्रधान संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें हैं? ए 26, बी 25, सी 20, डी 21। इसका देखते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा। और सदन इसलिए कहा जाता है राज्यसभा क्योंकि कभी भंग नहीं होती।
लोकसभा के सदस्य की अधिकतम आयु होती है 550 वर्ष। 2019 में लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने वाली व्यवस्था समाप्त कर दी है। हो सकता है हो सकती है, यानी कि हो गई है, लेकिन ये है हो चुकी है। 2 सदस्यों को हटा दिए गए। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 547 है। उत्तर प्रदेश से 80 तथा गुजरात से 26 लोकसभा सीटें निश्चित है। राज्यसभा में गुजरात से 11 सीटें वंचित है। इस प्रकार संसद में गुजरात की 20 सीटें 26, 11, 37 है, इसलिए वही बिल्कुल सही नहीं है। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है? ए 100, बी 25, सी 75, डी 50। से आंसर इसका डी 50। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया, कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं, अविश्वास को। अगला प्रश्न, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ए 5 करोड़, बी 1 करोड़, सी 2 करोड़, डी 3 करोड़। से आंसर है इसको 5 करोड़। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसलिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम PMLADS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन सामान्य भाषा में से लोग MP फंड कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करती? ए दल बदल, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी व्यवस्था का प्रश्न, डी मंच पर चढ़ना। से आंसर इसका सी व्यवस्था का प्रश्न। जब संसद सदस्य को लगता है कि संसद की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है, तब व्यवस्था का प्रश्न उठता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रत्येक सदस्य को एक प्रश्न पूछने का अधिकार है। इनके द्वारा काल महत्व के प्रश्न पर 1 घंटे की चर्चा की जा सकती है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। आंसर है इसका बी 6 महीने। बिना संसद के सदस्य बनने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त करता है। 6 माह बीत जाने पर यदि मंत्री संसद का सदस्य नहीं बनता तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक बहु मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? ए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी, बी संसद की सर्वोच्चता, सी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, डी शक्ति के पृथक करने का सिद्धांत। सही आंसर इसका ए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, इसे मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कर्तव्यों के लिए संसद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ए राष्ट्रपति, बी वित्त आयोग, सी प्रधानमंत्री, डी नियंत्रण मालिक परीक्षक, इसको क्या बोलते हैं? आंसर है इसका डी नियंत्रक को मालिक परीक्षक का पद एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अपने वित्त प्रशासन में व्यय व संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासन नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने क्या को प्रहरी की भूमिका सौंपी है? पहला प्रश्न, विधायी मामले में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा को किसके विधायकों को छोड़कर लगभग समान शक्ति प्राप्त है? ए धन, बी संशोधन, सी संविधान, डी समेकन। से आंसर इसका ए धन। विधायी मामलों को लोकसभा राज्यसभा को धन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है तथा धन विधेयक पारित का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को संपूर्ण शक्ति प्राप्त है तथा इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्नकाल और दिन में एजेंडे के बीच का क्या समय अंतराल को क्या कहते हैं? शून्यकाल, ए तारांकित प्रश्नकाल, सी आधा काल, डी पहला काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका शून्यकाल। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच का समय शून्य अंतराल को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है? ए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति, बी विशेषाधिकार समिति, सी याचिका समिति, डी प्राक्कलन समिति। से आंसर इसका डी प्राक्कलन समिति। संसद की वित्त प्रमुख वित्त संपत्ति समिति है। यह सरकारी व्यय का मूल्यांकन करते हुए धन के कुशल उपयोग का सुझाव देती है और ये सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी विधेयक पर परवर समिति, सी 2G स्पेक्ट्रम एवं संयुक्त संसदीय प्रणाली, डी परिसीमन आयोग। तो आंसर इसका ए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सरकारी आय व्यय की जांच करती है, खर्च की वैधता है तथा संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग संसद की शक्तियों और प्रक्रिया को देखकर करते हैं? ए भाग
4, बी भाग 9, सी भाग 7, डी भाग 5 से आंसर है इसका डी भाग 5 में सरकार संसद की शक्तियां सार्वजनिक कार्यपालिका विधायिका का प्रक्रिया को निर्माण में वर्णन करती है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के सभापति और लोकसभा के सदस्य। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, और इनकी संख्या होती है 30। अगला प्रश्न है, बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनने का अधिकार किसके पास है? ए जिला कलेक्टर, बी राज्य विधानमंडल, सी उच्चतम न्यायालय, डी संसद। सही आंसर है इसका सी डी संसद। बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है, क्योंकि यह विशेष अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख लाभ क्या है? यह एक कार्यपालिका को विधायिका पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, बी यह विधायिका है और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है, सी प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार विधानमंडल को भंग कर सकते हैं, डी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित करती है। सही आंसर है इसका बी। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है, जिससे संबंध में सहयोग और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा, शासन प्रभावी रूप से सुचारू होता है। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बी धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जाता है, सी धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, डी धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। सही आंसर इसका ए, यह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वित्तीय मामले में विशेषकर अधिकार लोकसभा को संविधान द्वारा प्रदान किए गए। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 14, बी 10, सी 8, डी 12। सही आंसर है इसका बी 12, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं, यह इस विशेष ज्ञान रखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 95, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 90, डी अनुच्छेद 80। से आंसर इसका डी अनुच्छेद 80। राज्यसभा के गठन के सदस्यों की निर्वाचन और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा के सभापति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर है इसका बी राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा में आचार समिति का गठन सभापति द्वारा किया जाता है। यह समिति सदस्यों के आचरण, अनुशासन और सदस्य की मर्यादा बनाए रखने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 542, बी 250, सी 475, डी 122। सही आंसर है इसका बी 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार अधिकतम संख्या कितनी? 250, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अगला प्रश्न, राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। ए एक सदस्य जो राज्यसभा में पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है, वह 4 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। बी यह संसद का नियमित सदन है और यहाँ हर 5 साल में भंग हो जाती है। सी भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है। डी इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता। इसका सही है डी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बी प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सी प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, डी प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सही आंसर इसका सी, यानी कि इसके प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, 6 वर्ष का उसका चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के सभापति, डी नियमित। सही आंसर है इसका सी, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जो सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं तथा नियमों के अनुसार सदन चलाते हैं। अगला प्रश्न, राज्यों की परिषद राज्यसभा में पहली बार कब गठित की गई? ए 7 मई 1951, बी 26 जनवरी 1950, सी 3 अप्रैल 1952, सी 15 अगस्त 1947। सही आंसर इसका सी 3 अप्रैल 1952। राज्य की परिषद यानी राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। इसी दिन संसद का अस्थायी सदन कार्य करने लगेगा, यानी कि उच्च सदन मतलब राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत के संसद के उच्च सदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह कभी भंग नहीं होता, बी यह हर 6 वर्ष के बाद भंग हो जाता है,
सी यह हर 5 वर्ष के बाद होता है, डी यह 3 वर्ष बाद होता है, भंग हो जाता है। लेकिन सही आंसर है इसका ए, यह कभी भंग नहीं होता, इसको उच्च सदन कहा जाता है। और इसके एक ये सदस्य हर 2 वर्ष बाद हटाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी राष्ट्रपति भवन। से आंसर इसका बी राज्यसभा। पहला प्रश्न, लोकसभा में सदन का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी भारतीय राष्ट्रपति, डी नेता प्रतिपक्ष। से आंसर इसका बी प्रधानमंत्री। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, वह सरकार का प्रमुख होता है, सदन की कार्रवाई का नेतृत्व करता है तथा नीति निर्धारण का संचालन करता है। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के कितने से अनधिकृत सदस्य का नाम निर्देशित करता है? ए यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त से आंसर इसका ए टू हाँ टू है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, 2 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? ए सदन की सदस्य कुल संख्या 104 1/4, बी सदन की सदस्य संख्या 1/5, सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या 1/6, डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या 1/2। से आंसर है इसका सी 1/10 संख्या होनी चाहिए। लोकसभा की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की 1/10वीं संख्या होती है। यदि यह संख्या पूरी नहीं होती तो सदन की कार्रवाई स्थगित की जा सकती है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? ए 4, बी 5, सी 2, डी 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? एक बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और शीतकालीन। इन सत्रों में संसद विभिन्न विधायी और प्रशासनिक कार्य करती है। अगला प्रश्न, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किस लोकसभा का गठन किया? ए 15वीं, बी 18वीं, सी 16वीं, डी 17वीं। से आंसर है इसका 17वीं। यह 17वीं थी और वर्तमान लोकसभा है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल है। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया था। ये 17वीं तो फिलहाल है 18वीं। यह 2024 से लेकर 27 तक नहीं 29 तक है, 2029 तक। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट किस में प्रस्तुत किया जाता है? ए विधानसभा में, बी लोकसभा में, सी राज्यसभा में, डी भारत के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त बैठक में। से आंसर है इसका बी लोकसभा में। भारत का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसे सरकार की आय व्यय और आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई और आपको एग्जाम में इसको फायदा हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।